श्यामपुर में औरतों के लिए सिर्फ एक ही दर्जी की दुकान थी। उसका मालिक राजू बहुत ही बदमाश किस्म का आदमी था। जब उसकी दुकान में कोई औरत या लड़की ग्राहक आती तो वो किसी न किसी बहाने से उन्हें गलत तरीके से छूने की कोशिश करता। अरे क्या भाभी जी, आप जो ये सूट लेकर आई हैं ये तो थोड़ी पुरानी है ना, और आप कह रही हैं कि इसी नाप का सूट बना दो। ऐसे थोड़ी होता है। देखिए, इतने महीनों में आपकी कमर या आपका साइज कुछ तो बड़ा होगा। अगर मैं पुरानी नाप से ही ये वाली सूट बना दूंगा तो फिर फिटिंग सही नहीं होगी ना। अच्छा ठीक है, फिर ले लो नाप। महिला के इतना कहने पर ही राजू की आंखों में चमक आ जाती। अपने गले में पड़े इंच टेप से वो नाप लेने लगता है। हाँ भाभी जी, जरा सा सामने आइए। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, जरा कमर की नाप ले लूं। उसके बाद तो वो लगभग आधे घंटे नाप लेने में ही लगा देता। और अगर कोई उससे कहता कि अरे राजू मास्टर जी, कितनी देर से नाप ले रहे हो, शाम तक नाप ही लोगे क्या? देखिए भाभी जी, मेरा नाम है राजू मास्टर। मैं अपने काम से कोई समझौता नहीं करता। हाँ, ठीक से नाप लूंगा तभी तो मस्त सूट बना पाऊंगा ना। अब उसकी इस बात पर कोई क्या ही उसे बोलता। बहरहाल औरत के जाने के बाद वो उस औरत के ख्याल में खो जाता। और क्या मस्त फिगर थी भाभी जी की। ओहो, इसके आगे तो सारी हीरोइनें फेल हैं यार। वाह ऊपर वाले, क्या किस्मत बनाई है तुमने मेरी। जरूर मैंने पिछले जन्म में कोई अच्छे कर्म किए होंगे जो आपने मुझे दर्जी बनाया। हे भगवान, बस एक ही प्रार्थना है कि अगले जन्म मोहे दर्जी ही कीजो, ताकि मैं अलग अलग और खूबसूरत औरतों के नाप ले सकूं। राजू टेलर अपने काम की आड़ में औरतों के साथ छेड़छाड़ किया करता था। अब उसका प्रोफेशन ही ऐसा था कि लोगों को ज्यादा कुछ पता नहीं लगता। श्यामपुर में ही विनीता नाम की एक रिटायर्ड टीचर अपनी बेटी सिम्मी और बेटे विकास के साथ रहा करती थी। विकास की अभी कुछ दिनों पहले ही शर्मिला नाम की लड़की से शादी हुई थी। शर्मिला बहुत ही भोली लड़की थी। एक बार की बात है, सुबह का समय था। शर्मिला माथे पर घूंघट लिए अपनी सास के पास चाय लेकर गई। ये लीजिए माँ जी, आपकी चाय अदरक वाली। ये कहकर उसने चाय अपनी सास को दी। विनीता ने चाय ले ली तो शर्मिला वहां से जाने लगी। बहू, 1 मिनट रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझसे कोई बात हो गई क्या माँ जी? अब चाय तो ठीक है ना? अरे तू इतना डरती क्यों है? मैं तेरी सास हूँ, कोई राक्षस थोड़े ही हूँ जो तुझे खा जाऊंगी। और जहाँ तक रही चाय की बात, तो वो तो मैंने अभी तक पी ही नहीं है। ये कहकर उसने चाय की प्याली उठाई और चाय पीने लगी। चाय पीते ही, वाह बहुत ही अच्छी चाय है, बिल्कुल तुम्हारी जैसी। अरे बहू, तुम खड़ी क्यों हो? तुम्हें कहा है ना मैंने बैठने के लिए, बैठो। अब जी माँ जी, कहिए आप मुझसे क्या बातें करना चाहती थी? तब शर्मिला की सास ने उससे कहा, शर्मिला बहू, तेरी शादी को लगभग 1.5 महीने हो गए। तू कब तक ये साड़ी और घूंघट में रहेगी? मैं समझी नहीं माँ जी। बहू, अब हमारी पीढ़ी की तो तुम हो नहीं कि घूंघट और साड़ी में ही हमेशा रहो। तुम आज की पीढ़ी हो, तुम सलवार सूट पहन सकती हो घर में, मैं कुछ नहीं बोलूंगी तुमको। पर माँ जी, मैं तो सलवार सूट लेकर आई ही नहीं, मुझे लगा कि शादी के बाद साड़ी में ही रहना होगा। भला ऐसा भी होता है क्या? उसके बाद विनीता ने अपनी बेटी सिम्मी को आवाज लगाई, सिम्मी, सिम्मी। सिम्मी उस समय कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रही थी। माँ की पुकार सुनकर वो बाहर आई। हाँ मम्मी, क्या कह रही हो? कहीं जा रही हो क्या? क्या मम्मी, इस समय मैं कॉलेज जाती हूँ ना। पर आज तो संडे है ना, विनीता ने कैलेंडर की ओर देखते हुए कहा। तब सिमी कैलेंडर के पास गई और उसे पलटते हुए कहा, मम्मी, जनवरी खत्म हो गया है, ये फरवरी है, फरवरी, और आज शनिवार है। ओह, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। अच्छा ये तो बोलो कि तुम मुझे बुला क्यों रही थी? सिमी बेटा, वो तुम्हारे पास 3-4 सूट के कपड़े पड़े हैं ना जो पिछले महीने खरीदे थे। हाँ माँ, है तो। सुनो ना, वो तुम भाभी को दे दो, वो उसे राजू टेलर के पास जाकर सिलवा लेगी। तुम्हारी भाभी के पास एक भी सूट नहीं है। अच्छा माँ, मैं दे देती हूँ। सिमी ने सूट के कपड़े अपनी भाभी को दे दिए। सिमी कॉलेज चली गई। बहू सुनो, ये लो सूट का कपड़ा, इसे सिलवा लो। यहाँ से थोड़ी दूर पर राजू टेलर्स है, तुम उसके पास चली जाओ। मैं अकेली जाऊँ? हाँ बहू, चली जाओ ना। तुम्हें तो पता है ना मेरे घुटनों में कितना दर्द रहता है। अगर तुम्हारे साथ गई तो फिर 1 सप्ताह तक चलना फिरना सब हराम हो जाएगा। शर्मिला सूट का कपड़ा लेकर राजू टेलर्स के पास गई। राजू ने उसे देखा तो, ये कौन देहाती हुस्न की परी आ रही है? घूंघट वूंघट निकाल के, पहले तो इसे कभी नहीं देखा। राजू टेलर शर्मिला को घूर घूर कर देख रहा था। उसे इस तरह घूरता देखकर शर्मिला झेंप गई। तब राजू ने उससे पूछा, कहिए क्या सेवा करूं मैं आपकी भाभी जी? जी, ये सूट बनवाना है। हाँ हाँ, बना देंगे बना देंगे। वैसे कैसा बनवाना है, पटियाला या नॉर्मल? पटियाला। अरे पटियाला नहीं पता आपको? आजकल वो स्टाइल बहुत चलता है।
मैं तो एक्सपर्ट हूँ पटियाला का। मेरे पास दूर दूर से लोग आते हैं पटियाला सूट सिलवाने। उसके बाद राजू टेलर ने शर्मिला को दुकान पर रखे कुछ सैंपल दिखाए। शर्मिला को वो पसंद आ गए। हाँ जी सही है, ऐसा ही बना दो मेरा। अरे ऐसा क्यों, इससे अच्छा बना देंगे आपका, लेकिन पहले आपको देना होगा। देना होगा? क्या देना होगा? अरे नाप देना होगा, नाप। बिना नाप मैं कैसे बनाऊंगा आपके लिए पटियाला सूट। उसके बाद राजू शर्मिला का नाप लेने लगा। शर्मिला से बातों के क्रम में ही उसे पता लग गया था कि ये बहुत ही भोली टाइप की है, इसलिए उसने मन ही मन सोच लिया था कि आज तो इसका अच्छे से और बहुत देर नाप लूंगा, मजा आ जाएगा। नाप लेने के क्रम में राजू बार बार शर्मिला को छू रहा था, और वो छूना नॉर्मल छूना तो नहीं था। ये बात शर्मिला को भी समझ आने लगी थी। भाई साहब, ये आप क्या कर रहे हैं? इस तरह से कौन नाप लेता है? चलिए हटिए, दूर हटिए। अरे क्या हो गया भाभी जी, क्यों गुस्सा हो रही हैं आप? गुस्सा नहीं हो तो क्या करूं? आप ये किस तरह से और कितनी देर से नाप ले रहे हैं? कभी कमर को छूते हैं, कभी इधर हाथ लगाते हैं, कभी उधर हाथ लगाते हैं। ये क्या बात हुई? अरे टेलर को नाप लेने के लिए इधर उधर तो हाथ लगाना ही होता है ना। अब मेरी आंखों में कोई मशीन तो सेट नहीं है कि एक बार किसी को देखें और परफेक्ट नाप ले ले। राजू अपनी बेहुदा दलीलों से अपनी कारगुजारी को ढकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शर्मिला भले ही भोली थी, लेकिन ना समझ तो बिल्कुल भी नहीं थी। देखो, मेरे सामने ज्यादा तेज बनने की कोशिश मत करो, मुझे पता है तुम क्या कर रहे थे। मैं चुपचाप सुन रहा हूं तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप कुछ भी इल्जाम लगाओ। अरे मैं कोई नया टेलर नहीं बनाऊं, सालों से यहाँ काम करता हूँ। हाँ, और न जाने कितनी औरतों के सूट सिले मैंने, किसी ने इस तरह से मुझ पर इल्जाम नहीं लगाया जैसे आप लगा रही हैं। अगर आपको मुझसे सूट नहीं सिलवाना तो आप जा सकती हैं, लेकिन इस तरह के बेहुदा इल्जाम तो मत लगाइए मुझ पर। मैं बीवी बच्चों वाला आदमी हूँ। शर्मिला वहां से चली तो गई, लेकिन उसने अपनी सास को सारी बातें बताई। ये तुम क्या कह रही हो बहू? हाँ माँ जी, वो बहुत ही बदमाश दर्जी है, उसने नाप लेने की आड़ में मेरे साथ बदतमीजी की। माँ जी, मुझे तो वो शक्ल से ही बदमाश लगता है। अच्छा सुनो, सिम्मी को आने दो, फिर चलते हैं तीनों मिलकर उस बदमाश दर्जी की दुकान पर। सिम्मी के आने के बाद तीनों ने मिलकर एक प्लान बनाया। इस बार सिम्मी उस दर्जी की दुकान पर गई और सूट सिलवाने की बात कही। अपनी आदत से मजबूर राजू टेलर बेशर्मी के साथ सिम्मी की नाप लेने लगा, लेकिन इस बार उसकी सारी हरकत दूर छिपी उसकी भाभी ने रिकॉर्ड कर ली। फिर उन्होंने पुलिस को फोन कर वहां बुला लिया। थोड़ी देर में पुलिस वहां पहुंच गई। पुलिस को देखकर राजू टेलर के चेहरे का रंग उड़ गया। क्यों रे, तू ही है ना राजू टेलर? जी मैडम, मैं ही हूँ। कोई बात हो गई है क्या? उसके इस बात पर इंस्पेक्टर शशिकला ने उसे एक जोरदार तमाचा मारा और विनीता और शर्मिला द्वारा रिकॉर्ड किया वीडियो दिखाया। बेशर्म, यही करता है तू दुकान में अपनी? औरतों को क्या समझ रखा है तूने? चल तू थाने चल, इतने डंडे तुझे मारूंगी, इतने डंडे तुझे मारूंगी कि तेरी सारी बेशर्मी निकल जाएगी। इंस्पेक्टर शशिकला ने राजू टेलर को जेल भेज दिया। उस पर मुकदमा चला और उसे 5 साल की सजा हुई। विनीता की बहू शर्मिला भले ही भोली थी, लेकिन उसने गलत के खिलाफ आवाज उठाई। वो चुप नहीं रही। दोस्तों, आप सभी भी गलत के खिलाफ आवाज उठाइए, गलत से लड़िए, चुप नहीं बैठिए। आधी रात का समय था। पूरा गांव अंधेरे की आगोश में था, लेकिन माहेश्वरी देवी के घर से हल्की रोशनी आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि उनके यहाँ लोग जागे हुए हैं। माहेश्वरी देवी की बड़ी बहू रागिनी के कमरे से खुसुर फुसुर की आवाज आ रही थी। तुमने आज भी देर कर दी आने में, जाओ मैं तुमसे बात नहीं करती। अरे ऐसा मत करो मेरी जान, बात बंद कर दोगी तो तुम्हारा ये आशिक जिएगा कैसे? तुम्हें सिर्फ अपनी फिक्र है दिलीप, मेरी नहीं। कभी मेरी जगह पर खुद कर रख कर देखो तो पता चल जाएगा तुम्हें। अरे हम तुम अलग कहाँ हैं, हम दोनों तो एक ही है ना, 2 जिस्म लेकिन एक जान। ये कहकर दिलीप ने रागिनी को अपनी बाहों में भर लिया। बहुत तड़पाते हो तुम दिलीप। तुमसे कम रागिनी। उसके बाद दोनों एक दूसरे में खो गए। कुछ घंटे बाद की बात है। माहेश्वरी देवी की छोटी बहू दीपा भी उस समय जाग रही थी, और उसके कमरे में भी दिलीप नाम का वही शख्स चुपचाप खड़ा था जो कुछ देर पहले रागिनी के साथ था। उसे देखते ही दीपा भी गुस्सा हो रही थी। मिल गई फुर्सत तुम्हें? घड़ी देख रहे हो कितने बज रहे हैं? अब तो सुबह होने वाली है। तुम कहो तो सूरज से कह दूं कि आज थोड़ी देर बाद निकले। बस तुम्हें बातें बनाना ही आता है। एक दिन कोई पकड़ लेगा ना हम दोनों को, तो फिर सारी आशिकी धरी की धरी रह जाएगी। अरे ऐसे कैसे पकड़ लेगा? और अगर पकड़ लेगा तो
तब की तब देखी जाएगी। दिलीप, तुम मुझसे प्यार तो करते हो ना? अरे तुम्हें कोई शक है क्या? शक नहीं है, लेकिन तुम मुझे यहाँ से लेकर भाग क्यों नहीं जाते? कब तक हम दोनों इस तरह छिप छिप कर मिलते रहेंगे दिलीप? अरे दीपा मेरी जान, मैं पूरी सेटिंग में लगा हूं, थोड़ा समय लगेगा अभी, कुछ दिन और इंतजार करना, फिर तो हर दिन हम दोनों ऐश करेंगे बिना किसी की परवाह किए। माहेश्वरी देवी जिस कमरे में सोई हुई थी, अचानक उनके कमरे के बाहर एक कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा। फिर कुछ देर बाद वो रोने लगा। कुत्ते के रोने की आवाज से माहेश्वरी देवी की नींद खुल गई। ओह, इसे क्या हुआ? ये इस तरह क्यों रोने लगा? माहेश्वरी देवी को प्यास लगी थी। वो बिस्तर पर बैठे बैठे ही अपनी बहू को आवाज देने लगी। रागिनी, दीपा, बहू, बहू। रागिनी तो गहरी नींद में थी, तो उसे अपनी सास की आवाज सुनाई नहीं थी, लेकिन छोटी बहू दीपा दिलीप के साथ आनंद के उस सागर में गोते लगा रही थी, जहां वे दोनों सिर्फ एक दूसरे के दिल की धड़कन और तेज चलती हुई सांसों की आवाज ही सुन सकते थे। दिलीप, मुझे तुम्हारे साथ हमेशा ऐसे ही रहना है, प्यार के समंदर में गोते लगाना है और भूल जाना है पूरी दुनिया को। माहेश्वरी देवी ने कई बार दोनों बहुओं को आवाज दी, लेकिन किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी। तो लगता है खुद ही उठकर पानी लाने जाना पड़ेगा। माहेश्वरी देवी को दिखाई नहीं देता था, लेकिन उन्हें अंदाजा तो था ही कि कैसे अपने कमरे से बाहर निकलकर रसोई की तरफ जाना है। वो अंदाजे से ही कमरे से धीरे धीरे कर बाहर निकली। जैसे ही वो छोटी बहू के कमरे के पास पहुंची, उसे खुसुर फुसुर की आवाज सुनाई दी। अरे, बहू के कमरे में कोई है क्या? वो किससे बात कर रही है? माहेश्वरी देवी उसके दरवाजे को खटखटाने लगी। बहू, बहू, छोटी बहू। अचानक दीपा का ध्यान अपनी सास की आवाज पर गया और उस आवाज को सुनकर उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अरे, ये अंधी बुढ़िया कब जग गई? दिलीप, तुम चुपचाप रहना, मैं संभालती हूँ मोर्चा। मैं बुढ़िया से बातें करूंगी, तुम पीछे से निकल जाना। वो तो अंधी है, उसे कुछ पता नहीं चलेगा। दीपा ने दरवाजा खोला और दिलीप पीछे से निकल गया। क्या हुआ माँ जी, आप दरवाजा क्यों पीट रही हैं? तुम्हारे कमरे में कोई है क्या दीपा? तुम किससे बातें कर रही हो? मैं और बातें? क्या माँ जी, आप ये क्या कह रही हैं? मैं तो अकेली हूं अपने कमरे में, मैं भला किससे बातें करूंगी? लगता है आपने कोई सपना देखा है। सपना? सपना तो नहीं था। अच्छा छोड़ो, सुनो, थोड़ा पानी पिला दो ना। आप रुकिए, मैं ला देती हूँ। लेकिन कितनी बार आपको कहा है कि आपको कोई जरूरत हो तो आप मुझे आवाज दे दिया करिए। दिया तो था बहू, पर तुमने सुना नहीं, इसलिए मुझे खुद से आना पड़ा। माहेश्वरी देवी के दो बेटे रमेश और निरंजन विदेश में नौकरी करते थे। साल में 1 या 2 बार ही उनका आना होता था। माहेश्वरी देवी की दोनों बहुएं पिछले 2 साल से अपने पति और सास को धोखा दे रहे थे। उन दोनों का संबंध दिलीप नाम के आदमी से था, लेकिन अपने पति और सास को धोखा देने वाली रागिनी और दीपा को पता नहीं था कि दिलीप भी इन लोगों को धोखा दे रहा था, क्योंकि दिलीप दोनों बहुओं से ही छिप छिप कर मिलता था और उन दोनों में से किसी को इसके बारे में पता नहीं था। इसे कहते हैं 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में। रागिनी और दीपा के मजे भी ले रहा हूं, और जब जरूरत होती है उनसे पैसे भी ले लेता हूं। बस अपनी ये जिंदगी ऐसे ही चलती रहे और वो दोनों सपने देखती रहे कि मैं उन्हें लेकर भाग जाऊंगा और शादी करूंगा। माहेश्वरी देवी को उस दिन दीपा ने बहला तो दिया था, लेकिन उनका मन नहीं मान रहा था। अब वो बेचारी देख तो सकती नहीं थी, लेकिन वो कहते हैं ना, जो देख नहीं सकते उनके पास मन की आंखें होती हैं, और मन की आंखें साधारण आंखों से कई गुना ज्यादा देख सकती हैं। कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन क्या, ये मैं समझ नहीं पा रही हूं। बहू ने उस दिन झूठ बोला, ये तो पक्का है। उस दिन के बाद माहेश्वरी देवी रात को और ज्यादा अलर्ट रहती और हर दिन उसे लगता कि रात को उस घर में कोई आता जरूर है। मुझे ऐसा सोचना तो नहीं चाहिए, लेकिन लगता है कि मेरी छोटी बहू किसी गलत राह पर है। एक रात की बात है, दिलीप दीपा के साथ उसके कमरे में था। माहेश्वरी देवी की आंखों में नींद नहीं थी। वो चुपके से उठी और दीपा के कमरे की ओर बढ़ चली।
उसने दीपा के दरवाजे पर कान लगाया तो उसे फिर से किसी पुरुष की आवाज उसके कमरे से आई। मेरा शक बिल्कुल सही था, जरूर कोई गैर पुरुष मेरे घर में है। माहेश्वरी ने जोर जोर से दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। इस बार दरवाजा पीटने के कारण बड़ी बहू रागिनी की भी नींद खुल गई। इधर इसकी छोटी बहू सास द्वारा इस तरह दरवाजा पीटे जाने पर आग बबूला हो रही थी। ये अंधी बुढ़िया पागल हो गई है क्या? कहीं इसके इस तरह दरवाजा पीटने से रागिनी दीदी की नींद ना खुल जाए। अगर उसकी नींद खुल गई तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। दिलीप, मैं जल्दी से दरवाजा खोलती हूँ, तुम पीछे से निकल जाना, मेरी अंधी सास को कुछ पता नहीं चलेगा। दीपा ने दरवाजा खोला और दिलीप को भागने का इशारा किया, लेकिन माहेश्वरी को पता लग गया कि कोई भाग रहा है। उसने उसका कॉलर पकड़ लिया और जोर जोर से चीखने लगी। बहू, बहू, देखो देखो, ये कोई आदमी तुम्हारे कमरे से निकलकर भागने की कोशिश कर रहा है। पकड़ो, इसे पकड़ो। दिलीप अपने गिरेबान छुड़ाने की कोशिश तो पूरी कर रहा था, लेकिन माहेश्वरी ने कस के उसका गिरेबान पकड़ रखा था। इतनी देर में अपनी सास की आवाज सुनकर रागिनी भी बाहर आ गई, और जब उसने देखा कि उसकी सास ने दिलीप का गिरेबान पकड़ रखा है तो उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। माँ जी, ये कौन है? ये तो छोटी बहू ही बताएगी। ये आदमी हर रोज इससे मिलने आता है। नहीं 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 दीदी, मैं इस आदमी को तो जानती भी नहीं, मैं तो इसे पहली बार देख रही हूँ। वे बातों में उलझे हुए थे कि तभी दिलीप ने भागने की कोशिश की, लेकिन इस बार रागिनी ने उसका गिरेबान पकड़ लिया। दिलीप, क्या कर रहा था तू दीपा के कमरे में? बोल बोल, क्या कर रहा था? ये उसी से पूछ लो क्या कर रहा था, और उससे क्या तो खुद से पूछ ले। जो तेरे साथ करता हूँ वही इसके साथ भी करता हूँ। ये बात सुनकर दीपा का भी माथा ठनका। रागिनी और दीपा को समझ आ गया था कि दिलीप नाम का यह आदमी उन दोनों का गलत फायदा वैसे ही उठा रहा है जैसा फायदा वे दोनों अपनी अंधी सास का उठा रहे हैं। क्या तुम दोनों बहुएं इसे जानती हो? ये क्या कह रहा है? लेकिन दोनों बहुओं ने अपनी सास की बातों का कोई जवाब नहीं दिया, उल्टा दिलीप की जमकर पिटाई कर दी। अरे क्यों मार रही है मुझे? छोड़ो, तुम दोनों ही तो मुझे बुलाती थी तो मैं आता था। अब सती सावित्री बनने का ढोंग कर रही हो। इस अंधी बुढ़िया का फायदा तुम दोनों उठा रहे थे, तो ये पिटाई तुम्हें भी तो मिलनी चाहिए, सिर्फ मुझे क्यों? दिलीप ने माहेश्वरी के सामने दोनों को खूब भला बुरा कहा, जिसे सुनकर माहेश्वरी ने एक थप्पड़ उसे खींचकर मारा। चुप चुप रह और अपनी बकवास बंद कर और कान खोल कर सुन। अगर और एक शब्द भी तुमने मेरी बहुओं के लिए बुरा बोला तो तुझे यहीं मारकर पीछे गाड़ देंगे। वो मेरी बहुएं हैं, मेरे परिवार का सम्मान है, इज्जत है मेरे परिवार की। वो कोई बाजारू औरत नहीं जो तुम उन्हें कुछ भी बोलो। सुन, यहाँ से जितनी जल्दी हो सके निकल जा, नहीं तो पुलिस को बुलाकर चोरी का मुकदमा दर्ज कराऊंगी। दिलीप वहां से भाग खड़ा हुआ। माहेश्वरी देवी सारा सच जान चुकी थी, फिर भी दोनों बहुओं की तरफदारी कर रही थी। इसे देख दोनों बहुओं को अपनी गलती का एहसास हो गया। हमें माफ कर दीजिए माँ जी, हम भटक गए थे। हाँ माँ जी, हमसे भारी भूल हो गई थी। हमने आपके विश्वास को चकनाचूर किया और गलत राह पर निकल गए। तुम दोनों को अपनी भूल का एहसास हो गया, यही सबसे बड़ी बात है। लेकिन बहुओं, इस बात की चर्चा आज के बाद इस घर में कोई नहीं करेगा। मैं नहीं चाहती कि जिंदगी में हुई इस भूल के पन्ने को तुम कभी याद करो। हाँ, इससे सबक जरूर सीखो। माहेश्वरी देवी की बातों को सुनकर दोनों ने उन्हें गले से लगा लिया।